हाय एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं जुमानी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने सेकंड पेपर सॉल्व किया था मार्वल का। अब इस वीडियो में हम करेंगे पेपर नंबर 3 जो है आपका मार्च 2024 का, उसका सेक्शन ए सॉल्व। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस सेक्शन का वेटेज है 24 मार्क। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो हमारे एमसीक्यू होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, if a1 upon a2 is not equal to b1 by b2 then the equation has dash solution। अब देखो ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो रेशियोज हैं वो कैसे है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट के अंदर। जब भी इंटरसेक्शन वाली लाइन आती है तो हमारा सॉल्यूशन होता है 1। अगेन ये क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 का। उसके अंदर का आपको पूरा टेबल एक बार कर लेना है। आपने अभी तक के जितने पेपर किए आपने एक चीज नोटिस की होगी, 1 से 2 मार्क का इस टेबल के अंदर से आता और आता ही है। तो बराबर है, तो वंस आप उसको गो थ्रू कर दो। तो जब भी आपकी ये कंडीशन होती है कि ये जब रेशियो आपका इक्वल नहीं होता है तो जो लाइन आपकी होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे और इसके सॉल्यूशन आएंगे 1। तो आपका आंसर आता है A1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ऐसा बोला है, जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और जो आपके रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज होती है फिर 0। कब ऐसा होता है, जब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। d इज इक्वल टू 0। अब d की हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल टू व्हाट, 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपको दिया गया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फॉर द AP 4, 10, 16, 22 द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट। हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, A2 माइनस A1, बराबर है ना। और अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं A3 माइनस A2, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 4 दैट इज व्हाट 6। अच्छा, अगर इसकी बात करूँ 16 माइनस 10 दैट इज व्हाट अगेन 6। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 6। आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0 इज इक्वल टू व्हाट। अब डिस्टेंस मांगा गया है और आपको पॉइंट्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। कैसे पॉइंट दिए, 0,5, दूसरा पॉइंट दिया गया है -5,0। ठीक है, और डिस्टेंस ढूंढने को बोला है हमें। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। y2 की अगर बात करूँ तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। तो अब देखो पावर इवन नंबर है तो ये माइनस साइन तो हट जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस 25, तो अल्टीमेटली हमारा आएगा 50। अब अगर मैं इसको बांट दूँ 2 टुकड़ों में तो क्या होता है, 25 2 होगा। अच्छा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट। रूट के अंदर 2, तो 5√2 आपको आंसर दिया गया है। देखिए बी इस केस में आपका आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बोला है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको इन दोनों की वैल्यू, तो ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है, नथिंग एल्स। इसका आंसर आता है 1। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ नहीं है और आइडेंटिटी है सिंपली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते। फॉर एनी डेटा x बार इज इक्वल टू 25, z इज इक्वल टू 25, देन m इज इक्वल टू व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए आपके पास फॉर्मूला कैसी दी गई है, 3 टाइम्स मीडियन
और 2x बार ऐसा दिया गया है। z की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है 25, मीडियन की वैल्यू हमें ढूँढनी है और x बार भी हमें दिया गया है 25। तो ये तो 25 है ही, 3m माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ये माइनस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 50, यहाँ पे 3m। अच्छा 25 प्लस 50 दैट इज 75 इज इक्वल टू 3m। Therefore, m is equal to what? 75 divided by 3, 3 1 जा 3 2 जा बराबर 6 और यहाँ पे 1 जाएगा तो 3 5 जा, तो m की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी 25 आएगी। अच्छा जी, दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ जी दिया हुआ है, तो आपका आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, करेक्ट ऑप्शंस मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे फिल करने हैं। अब देखो 3 + 2 √5, अब ये √5 जो है वो तो इरेशनल, ये पूरा नंबर क्या माना जाएगा इरेशनल। हम एक चीज़ तो जानते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर कभी भी होता है तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाता है, इज और एन इरेशनल नंबर ही होगा, तो आपका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब सम बोला है मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a, ये हमारी फॉर्मूला है। सम ऑफ द जीरोज बोला है, प्रोडक्ट होता तो अल्फा इंटू बीटा कर देते c/a। क्लियर है? तो यहाँ पे ये माइनस फॉर्मूला का और हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 होगी, ये हमारी a की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा c है। हमारे पास क्या चाहिए -b/a, एक तो माइनस फॉर्मूला का और दूसरा इसका -3 अपॉन व्हाट 4, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है ना जी, ये लगभग नीचे कहीं चला गया है पता नहीं, चलो तो आपका आंसर जो आएगा वो 3/4 आएगा, आपकी बुक में करेक्टली दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 8। कैसे समझाती हूँ, अगर 3 कॉइन को एक साथ इकट्ठा आप टॉस करते हो तो पहला सपोज हेड 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 आया, फिर आपको कैसे लिखना है, आप यहाँ पे लिखोगे टेल। अब इसी टेल को यहाँ पे हम आगे की ओर पुश करते जाएंगे, मतलब हेड टेल हेड नेक्स्ट, फिर ये टेल ले लेंगे आगे। ठीक है, इस तरह से हम आउटकम्स लिखते हैं, पहला हेड 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 टेल, तो ये जो टेल है वो हम आगे लेते आएंगे। अब क्या है ना, जो आपके चारों ऑब्जर्वेशन आए, दूसरे ऑब्जर्वेशन आएंगे इसके एकदम उल्टे, तीनों टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल देन हेड टेल टेल। ठीक है ना, इस तरह से हमें 8 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। 3 कॉइन टॉस करने को बोला हो, 3 कॉइन एक बार टॉस करने को बोला हो, या तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करने को बोला हो, तो टोटल आउटकम हम इस तरह से ढूंढते हैं और वो होते हैं हमारे 8। तो सारे ऑब्जर्वेशन कैसे करने वो भी आपने देख लिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। तो tan थीटा हम ऐसा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर मैं कॉट की बात करूँ तो tan का होता है उल्टा, उल्टा मीन्स व्हाट भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। सिंपली आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। कॉट जो होता है 1/10 ही होता है, इसका उल्टा होता है ना, मतलब रेसिप्रोकल ले सकते हो, यहाँ पे भी आ जाएगा, इस तरह से भी 1 कर सकते हो, जैसे करना, पर आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट की बात की गई है, क्या बात की गई है, पैरेलल टेंजेंट्स की बात की गई है। तो अगर मैं टेंजेंट्स की बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक टेंजेंट, हमने ये तो देखा है कि एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ऐसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो भाई 2 हो सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मीडियन बोला है, इसका मीडियन क्या होगा वो हमें ढूंढने को बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखती हूँ तो -3, फिर क्या आएगा -2, देन 0, फिर आएगा 1 2 3
7, ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मीडियन क्या होता है ना, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं पूरे ऑब्जर्वेशन को, तो बीच वाली टर्म हमारी होती है मीडियन। जैसे कि देखो, इन 3 को निकाल दो, इन 3 को निकाल दो, जो बीच वाला नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो 4th टर्म है वही हमारा मीडियन होगा, तो मीडियन हमारा आएगा 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, 1 मार्क ईच। अगेन 13 to 16 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बोला है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी और 29 भी। इसमें से कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, जिसका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, हम मान के चलते हैं वो 1 है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, बराबर ना। अब इनका तो कोई कॉमन डिफरेंस निकलना ही नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो हम क्या मान के चलते, 1 है, तो ये सही है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोज y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज 2 फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। ऐसा बोला है नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 2 है, बट नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है आपका, इस पे कितने पॉइंट टच कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, एक ही पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो जो जितने पॉइंट कट करेंगे यहाँ से वही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ना के दो, ये दूसरा तो y पे है, y वाला कंसीडर नहीं किया जाता, किसका कंसीडर किया जाता है, एक्स एक्सिस का। तो ये क्या हो जाता है हमारा फॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 15th वाला क्वेश्चन, इफ द pair of linear equation in two variable are 2x plus 3y is equal to 12 and 3x plus 2y is equal to 18 and then x plus y is equal to 5. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्स वाई की मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दूसरी दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से और इसको 3 से। तो ये क्या होता है, जब भी हम एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साथ ही जो है वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। किस तरह से, देखो 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6y प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 से करना था, माय मिस्टेक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 12 3 ज़ा इज इक्वल टू 36। वैसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 18 2 ज़ा 36। अब देखो यहाँ पे तो ये सब प्लस है, अगर मुझे माइनस करना है तो साइन सबकी चेंज करनी होगी। और मैथ्स में रूल है, अगर मुझे एक की करनी है तो सबकी साइन जो है वो कैंसिल करनी होगी। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 9 में से 4 गए तो 5y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 0/5 आएगा 0, ठीक है। अगर यही वैल्यू जो ये 0 की वैल्यू है मैं किसी भी इक्वेशन में रखूंगी तो x की वैल्यू डिराइव कर सकती हूँ। तो मैं अगर पहली वाली इक्वेशन में रखती हूँ 3y इज इक्वल टू 12, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आती है वो भी देख लेते हैं, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 5 इन लोगों ने बोला है, पर देखो मेरा x आएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 होता है, ना कि 5 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। हाँ तो सही है ना, कोई अगर काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 to 20 बोला है, क्या बोला है, आंसर इन 1 वर्ड देना है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है और पूछा है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम कैसे ढूंढते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, ऐसे करके हम ढूंढ सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a, दैट इज व्हाट, 2a में से एक a गया तो एक a आया। अच्छा यहाँ पे भी क्या होगा, 3a माइनस 2a, तो कितना आएगा, 3 में से 2 गए तो 1 आया। अगेन 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना सबका, देखो
4a माइनस 3a, तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा, 4 में से 3 गए। तो हाँ, तो ये अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन में है। तो आप कैसे लिखोगे, यस भाई गिवन, पूरा अगर लिखना हो तो गिवन सीरीज, या तो गिवन एपी इज, सॉरी गिवन सीरीज इज एन एपी आप लिख सकते हो, या तो ये जो आपको दिया गया है इज एन एपी, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। गिवन पूरी सीरीज लिख सकते हो, ए 2a, 3a, 4a इज एन एपी। क्लियर? तो ही पूरे मार्क मिलते हैं इसके मार्क्स नहीं कटते अगर आप पूरी तरह से सही से लिखते हो तो। यस नो लिख के आओगे तो चांसेस है अगर कोई टीचर ऐसा बैठा जिसको फुल आंसर चाहिए तो वो शायद आपको मार्क्स ना भी दे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर दिया गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब देखो भाई वापस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन तो वैसा ही पूछा है जो आपने पेपर 1 में किया था। कैसा कि भाई टेंजेंट के इनसाइड जो है इनसाइड कितने टेंजेंट्स होते हैं, कितने पास ऑन हो सकते हैं, जबकि हम 10 बार बोले कि ये क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट होता है, एक्सटीरियर होता है। टेंजेंट हमेशा क्या होता है, एक्सटीरियर होता है, बराबर है। कभी भी इनसाइड में से कोई टेंजेंट नहीं जाता, तो आपका आंसर आएगा 0। क्लियर? अगेन आपका आंसर क्या आएगा, 0। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर है। कोई भी ऐसा टेंजेंट होता नहीं है, या तो आंसर 0 भी लिख सकते हो। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, हमने एक डाई को नीचे फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6? अब डाइस पे टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा बोला। आप देखो टोटल आउटकम तो हमें पता है कितने हैं, 6 है, उसमें से 6 ना आने की पॉसिबिलिटी, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 5 होंगे, और हमारे जो टोटल आउटकम है वो कितने होंगे, 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, बराबर है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो हमारा कितना होगा 5/6। तो आपका आंसर आएगा 5/6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। अब कहीं बचे हैं ना, इसको इतनी शिद्दत से सॉल्व करेंगे ना, बराबर है, अपनी आज पूरी जी जान लगा देंगे। कैसे पता है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे सॉल्व करने जाएंगे। पर बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा है, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर बोला है कि 11 कौन सी नेचुरल नंबर को अगर मेरे को मीन ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगी वो समझिएगा। पहले तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूला हमारे पास होती है n + 1/2। ये हमें क्या मिल जाता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारी फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर। हमें पता है x बार कैसे ढूंढते हैं, बराबर है सिग्मा एक्स आई, मतलब हम सम करते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं। तो ये जो सिग्मा एक्स आई हम ढूंढ रहे हैं यही हमारा ये सिग्मा एक्स आई है। तो अगर मैं पहले इसकी फॉर्मूला में रख के सिग्मा एक्स आई ढूंढूँ तो क्या होगा, 11 × 11 + 1 होल अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 11 × 12 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा सॉरी 6 × 11 दैट इज 66। अब ये तो मिला हमें सिग्मा एक्स आई की वैल्यू, हमारे पास टोटल नंबर भी चाहिए, बराबर है ना। तो n कितने हमारे पास 11 नंबर बोले ही है ना, तो 66 डिवाइड बाय 11 दैट इज व्हाट 6 हमारा मीन आएगा। अब इसको करने की एक और शॉर्ट मेथड भी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर बोला गया है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, आपको क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर भाई कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, सिंपली n + 1/2 ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। कैसे आएगा, 11 + 1/2 दैट इज 12/2 आ गया 6। डायरेक्टली भी कर सकते हो, बराबर है। पर ये फॉर्मूला भी मैंने करवा दी। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे, सम पहले ढूंढोगे, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हमारे पास 11 है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर बोला है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? आई होप यू को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर है। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी, पर शॉर्टकट से भी मैं बोलूँगी इस तरह से करो, आंसर एक्यूरेट आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर क्या बोला है 21 में, बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज। अब मुझे बात बताओ, हेमिस्फीयर है आपके पास, ये रहा,
ये क्या है, हेमिस्फीयर है। बेस एरिया, मतलब बेस एरिया क्या होता है, हमारे पास सर्कल ही तो होता है, बेस एरिया क्या है, सर्कल ही तो है। और सर्कल के एरिया की अगर बात करूँ तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। खत्म, सिंपल। आपसे क्या मांगा गया है, पाई आर स्क्वायर ही मांगा गया है, तो आपका आंसर आएगा बी। अच्छा, फिर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द 5 रुपी कॉइन। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 5 रुपी का कॉइन थोड़ा है ना, थोड़ा सा इस शेप में होता है। इज इट ट्रू और नॉट? ये 5 रुपी का आपका कॉइन है। अब अगर इसकी बात करूँ तो ये एक्चुअल में सिलेंडर ही और कुछ नहीं है ना, क्योंकि दो ऊपर से जो है ऊपर और नीचे सर्कल दिए होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो ये 5 रुपी कॉइन और कुछ नहीं है, सिलेंडर बोला है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है ना, आपका आंसर क्या आएगा, सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा। अब लेंथ किसकी मांगी गई है वो समझना। एक सेक्टर दिया गया है, माइनर सेक्टर है थीटा के साथ, और लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क की लेंथ मांगी गई है। अब पूरे की अगर लेंथ बात की गई होती तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता। अच्छा, पूरे का सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर पूरे की। ठीक है, मतलब कब ऐसा होगा, जब 360 का एंगल है तब 2 पाई आर है। ठीक है, तो थीटा मुझे तो इतने का चाहिए, तो इतने का कितना, मतलब थीटा हाउ मच। तो आपकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, थीटा इंटू 2 पाई आर होल अपॉन व्हाट 360, 2 1 जा 2 180 जा बराबर है। तो आपकी फॉर्मूला आएगी पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर? तो ये आपको जो है वैल्यू मिलेगी। कैसे मिली, तो देखो भाई, पूरे सर्कल का सेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर। ऐसा कब होता है, जब 360 डिग्री पूरा ही है तब 2 पाई आर है। तो थीटा के सामने कितना बराबर है, तो थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 160, 2 1 जा 2 180 जा, तो कितना बचा, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इसका ही वैल्यू कितनी आएगी, पाई आर थीटा अपॉन 180। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अभी बोला आपने 2 पाई आर, पर यहाँ पे तो 2 पाई आर दिया नहीं है। बट देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको एक चीज़ और दी है, 2 आर इंटू पाई अगर मैं कर दूँ तो ये 2 आर हमारा क्या होता है, डायमीटर ही होता है। डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है ना, तो मैं इसकी जगह पे डी भी रख सकती हूँ, बराबर ना, डी इंटू पाई, या तो पाई डी। अच्छा, ऐसा दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो आपका आंसर आता है ए। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पाई डी आएगा। इसी के साथ जो है वो हमारा ये पेपर जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं? अगर कोई बच्चा क्लास 6 से ही डिसाइड कर ले कि मुझे शेफ बनना है और वो हर साल प्रैक्टिस करता रहे, तो क्लास 12 तक वो 800 to 900 डिशेस बना चुका होगा। वो सिर्फ जॉब के लिए रेडी नहीं होगा, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकता है, इंडस्ट्री में नया नाम बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की। और लाइफ का सिंपल रूल है, जल्दी शुरुआत इक्वल्स ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस, लेट शुरुआत इक्वल्स ज्यादा स्ट्रगल। एग्जैक्टली वैसे ही CA फाउंडेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस जो बहुत कम लोगों को पता होती है, CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद भी हो सकता है, और वो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट 12 के बाद सोच रहा होता है अब क्या करें, वही स्टूडेंट जिसने 10 के में ही CA डिसाइड कर लिया, वो 12 के तुरंत बाद फाउंडेशन का एग्जाम पास कर सकता है। इसका मतलब उसके 6 महीने बच सकते हैं, और CA में 6 महीने का हेड स्टार्ट लाख्स की अर्निंग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बड़ी सिटीज में स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होती है, इसलिए वहां के स्टूडेंट्स 11th से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास 2 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन छोटी सिटीज में कई स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। वो 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं ये तो 2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकता था, और तब रिग्रेट होता है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और स्ट्रॉन्ग फैक्ट, CA फाउंडेशन का लगभग 70% सिलेबस क्लास 11 to 12 कॉमर्स से रिलेटेड होता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स सेम होते हैं, बस डेप्थ और अप्रोच अलग होती है। मतलब अगर 11th से स्मार्ट प्लानिंग हो तो बोर्ड और CA दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं।
अगर स्टूडेंट 11th से स्टार्ट करे, वो कंपटीशन से 2 साल आगे होता है, अटेम्प्ट सेव करने के चांसेस बढ़ते हैं, फियर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। जैसे साइंस स्टूडेंट्स को क्लास 11 to 12 के साथ जेई और नीट का इंटीग्रेटेड एडवांटेज मिलता है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी क्लास 11 to 12 के साथ स्ट्रक्चर्ड सीए ओरिएंटेड प्रिपरेशन का इक्वल एडवांटेज मिलना चाहिए। नवसारी में ये स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन सिर्फ जुमानी एकेडमी ही प्रोवाइड करता है, इसलिए पिछले 11 साल में 12 बोर्ड में हमारे 100% रिजल्ट रहा है। हर स्टूडेंट को एवरेज 10 to 15% इंप्रूवमेंट मिला है और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नवसारी के सीए फाउंडेशन टॉपर्स हमारे यहां से ही आए हैं। डिसीजन सिंपल है, रिग्रेट करना है बाद में या स्मार्ट स्टार्ट लेना है आज। सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलती, अर्ली अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मिलती है। एडमिशन ओपन है, एनरोल नाउ। हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं जुबानी एकेडमी में। हम अभी तक कर रहे थे मार्वल के पेपर के सेक्शन ए का सॉल्यूशन। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में पेपर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे अब पेपर 4 के साथ, ठीक है ना। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो आपको पता है कि ये जो सेक्शन है हमारा वो 24 मार्क्स का होता है टोटल, बराबर। उसमें भी जो हमारा क्वेश्चन 1 होगा वो होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो आते हैं टोटल 6 नंबर्स के। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखते हैं। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, then there are dash solutions। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 इक्वेशन दी गई है और पूछा है तो भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्या ये तीनों इक्वल हो रहे या नहीं हो रहे। अच्छा, यहाँ का a1 हमारा क्या होगा 1, ये हमारा होगा b1, ये हमारा है c1, a2 b2 c2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2/4 और यहाँ की अगर बात करूँ तो -4 बाय -12। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 1 जा सॉरी 4 1 जा 4 3 जा 12। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो दोनों इक्वल आ गया हमारा 1/2 1/2, बट ये जो है ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसा आपका सॉल्यूशन आया है। तो इसकी जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, हमारी पैरेलल होगी। इसकी लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब देखो आपका जो ये बुक में आंसर जो दिया गया है वो 0 सॉल्यूशन है, बट वो रॉन्ग है। आपका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्लियर। तो आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा वो टी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने की बात की है तो हमारी फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो b की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हमारा b है, a है और c है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 5, c की वैल्यू है 1। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, माइनस साइन हट जाएगी, पावर इवन नंबर है, 4 5 जा 20। अच्छा, 36 माइनस 20 दैट इज 16। आंसर दिया गया है तो a हमारा आंसर होगा a, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या आएगा, a आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर a की वैल्यू दी है, d की दी है, a 10 मांगा है। अब मुझे एक बात बताइए, a 10 मांगा है तो a + 9d होगा। a की वैल्यू हमारी 18 है, 9 इंटू d दैट इज 4, 18 + 9 4 जा 36। अगर इन दोनों का टोटल करती हूँ मैं तो हमारा आता है 54। अब देखो यहाँ पे 54 ऐसा आंसर दिया नहीं गया है और शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 54 होना चाहिए था बट इन लोगों ने 44 लिख दिया है। तो अगर आप सॉल्व करते हो, करके देखते हो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा
कि आंसर क्या आएगा आपका 54 आएगा, ना कि 44। तो आपका आंसर आएगा सी। चलिए, सी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप अपने हिसाब से करेक्ट करके भी देखो। कई बार एग्जाम में अगर ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक भी आ जाती है पर आपका आंसर राइट है तो वो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो तो ऐसे ही मार्क्स दे देंगे। अगर बोर्ड की मिस्टेक होती है तो अगर वो करेक्शन करा के जाते हैं देन वेल एंड गुड, तो आप उस हिसाब से आंसर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए एक्स एक्सिस से बोला गया है। अब अगर इसके पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, आपका 4 होगा यहाँ पे, समझो ये 1 2 3 और ये 4 है, और y पे ये जो पॉइंट दिया गया है वो x का है और ये क्या होगा, y का होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसकी बात करूं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ से कितना होगा, इतना ही होगा जितनी की ये हाइट है, दैट मीन्स 5 जितना ही डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। क्लियर है या नहीं? देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मांगा गया है, जबकि हमें पता है ये कहाँ पे आएगा, ये 5 जितना ही है उतना ही है, सीधा डिस्टेंस मांगा गया, परपेंडिकुलर बोला इसलिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अब आपने जो टेबल किया होगा उसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, वो होते हैं 45 डिग्री पे, और उसकी वैल्यू होती है 1। एक ही ऐसा है, अगर आपने टेबल पूरा कैलकुलेट किया हो तो उसमें आपने देखा होगा क्या होता है, 0 30 45 60 90, ऐसा आपका टेबल जो बनाते हो उसके अंदर 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1 आती है, मतलब ये 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। ऐसा कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमारी 1 होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बोला है इफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 144 एंड सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50 देन एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक्स बार की वैल्यू ढूंढने को बोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की ऑलरेडी दी गई है हमें वैल्यू 144 डिवाइडेड बाय व्हाट, 50। अब देखो या तो डायरेक्टली 50 से डिवाइड कर दो, या तो मेरा सजेशन है कभी भी आपको जीरोस में नंबर दिए तो आप 5 इंटू 10 किया, अब 5 को पहले इस नंबर से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 144 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 देन 44 आएगा नीचे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 4 बड़ा 0.0, 5 8 ज़ा 40। अच्छा इसका आंसर कितना आया, 28.8 डिवाइड बाय 10। अब 10 अगर अपॉन में है तो एक जीरो एक नंबर के आगे और पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.88। ये आपका क्या आया, एक्स बार की वैल्यू आएगी, तो दिया ही हुआ है, डी आपका आंसर आएगा 2.88। अब बोला है द HCF ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू व्हाट। HCF ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग से ढूंढ लेते हैं, पहले वैल्यूज ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 से अगर डिवाइड करूँ 6 ज़ा 10, 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ओके, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 1, 3 7 ज़ा 21, 7 इंटू 1। अच्छा तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3 3, और वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर? आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, इसका HCF हमें 3 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये शायद मिस्टेक में दिया गया है, चलो कोई नहीं। अच्छा, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। सम ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ढूंढने को बोला है, तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है, माइनस बी बाय ए। अच्छा माइनस एक तो फॉर्मूला का और एक इस नंबर के आगे का, ये हमारी बी की वैल्यू है -6 होल अपॉन व्हाट, ए की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 आएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा हमारा वो आएगा 6। ये गलत आंसर है, आपकी बुक में शायद करेक्ट दिया होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 6। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब बोला है P ऑफ A इज इक्वल टू 0.62, देन P ऑफ A बार इज इक्वल टू व्हाट? अब हमें पता है P ऑफ A बार इज इक्वल टू व्हाट? 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.62। इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, मतलब P के होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। अभी ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। P ऑफ A बार कितना आएगा? 1 माइनस 0.62, तो आएगा आपका 0.38। अब देखो कई बच्चों को इसमें माइनस करने में दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसे करोगे? 0.62 दिया हुआ है, तो हम जैसे नंबर्स को करते हैं ना वैसे ही करना है। पर देखो यहाँ पे पॉइंट, इसका पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाले नंबर से ही क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। 0.62 है तो हम क्या करेंगे? 1.00 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 10, देन इसका 9, अगेन 10, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, देन 0.38, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा, फॉर द एडजॉइनिंग फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अब साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और अगर आप इस थीटा की वैल्यू को देखो तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है? ए बी। और हाइपोटेन्यूस की बात करें तो ये वाला हमारा हाइपो होता है, तो ए बी अपॉन ए सी आपका जो है आंसर आएगा। अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ए बी, और ये हमारा हो जाएगा सॉरी, अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी और ये होगा ए सी हमारा हाइपो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ये आई थिंक सेकंड टाइम आया है, कोई बात नहीं है। देखो एट द मोस्ट कितने टेंजेंट्स होंगे? तो 2। सामने सामने कितने टेंजेंट्स होंगे? तो 2 होंगे मोस्ट। क्लियर? तो 2 आएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, आगे क्या दिया गया है? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है। z इज इक्वल टू 20 है, x बार इज इक्वल टू 50 है, देन फाइंड m बराबर मीन मीडियन मोड। हमें पता है कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है ना। अच्छा, z की वैल्यू आपको दी गई है 20, मीडियन हमें ढूंढना है 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 50, तो कितना होगा? 3m इज इक्वल टू 2 5 10 100 हो गया। ये माइनस से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 120 इज इक्वल टू 3m, तो 120 इज इक्वल टू 3m, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 3, 3 4 ज़ा 12, तो आपका आएगा आंसर 40। मीडियन की वैल्यू आपको मिलेगी 40, दिया हुआ है ऑप्शंस में भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। क्या बोला है एक्चुअली कई बच्चे इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना। द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल। नॉन जीरो, जीरो नहीं है ऐसा नंबर है, और क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबर ले लेती हूँ कि भाई है ना, प्रोडक्ट एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट करने को बोला है, बराबर है। प्रोडक्ट करने को बोला है, प्रोडक्ट करने को बोला है, मल्टीप्लाई करूँगी। एक हमारा नॉन जीरो रेशनल नंबर सपोज मैंने 2 ले लिया और इरेशनल नंबर ले लिया √3। अच्छा, इसका आंसर क्या आया? 2√3 आया। अब क्वेश्चन की बात करूँ, बराबर है, क्वेश्चन की बात करूँ तो सपोज मैं ऐसा करती हूँ कि क्या बोला है? नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, जीरो होता तो बात अलग होती, पर यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर बोला है, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर, तो 2 डिवाइड बाय √3 करूँगी। अच्छा, इसकी वैल्यू भी क्या मानी जाएगी? इरेशनल नंबर ही आएगा आपका, बराबर है। और ये भी सेम इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। इन लोगों ने क्या बोला? प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन ढूंढो। क्वेश्चन ढूंढूंगी मतलब किसका क्वेश्चन ढूंढने को बोला है? कि भाई प्रोडक्ट किसका करने को बोला है? नॉन जीरो रेशनल नंबर। देखो नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, तो दोनों को मिला के जो नंबर आया वो भी इरेशनल नंबर आया। अच्छा, क्वेश्चन ढूंढने को बोला है किसका? नॉन जीरो नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो भी इसकी वैल्यू भी क्या मानी जाएगी? इरेशनल। तो यहाँ पे बोला है कि वो रेशनल होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर?
कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं था। जब भी सेंटेंस अगर इतना कंफ्यूजिंग लगे ना तो आपको क्या करने का, ट्वाइस रीड करने का और क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। तोड़ के पढ़ने का मतलब कि आप, कई बच्चे बोलेंगे मैम क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे, किससे तोड़ना है, थोड़े से, ऐसा नहीं बेटा। लाइन को स्लोली आप रीड करो और क्या मांगा गया है उसको समझने की ट्राई करो। ट्वाइस रीड करोगे, शांति से रीड करोगे तो क्वेश्चन को समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जीरोज कितने होते हैं वो हमें कैसे पता चलता है? तो ऑब्वियस है, यहाँ पे जैसे दिया ही हुआ है कि भाई एक ही एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट कर रहे हैं, तो ओनली 1। तो सीधी बात है, इसका तो 1 आंसर क्या होगा, ट्रू माना जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर आपका जो है वो क्या है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ द लाइन कोइंसाइड्स देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ट्रू हमने देखा था, कोइंसाइड मतलब दोनों लाइन ऊपर से आएगी, एक दूसरे के ऊपर ही होगी, मतलब सेम ही जो पॉइंट्स होंगे वो सेम मिलेंगे, तो उसके सॉल्यूशन कितने आते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन -1.5 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ट्रू और फॉल्स? देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान से समझिएगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो नेगेटिव आएगा तो सीधी बात है आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको AP दिया हुआ है और D फाइंड आउट करने का लिए पूछा है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है आपकी -1, माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस इस नंबर का, तो -1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस। साइन किसकी लेंगे हम, बड़े वाले की। 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। From a point Q, the length of the tangent to the circle is 24 सेंटीमीटर। पहले एक काम करते, इसका डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते, ठीक है। एक पॉइंट है Q, बराबर है। अब ये सब बोला है पॉइंट Q से एक टेंजेंट तक का डिस्टेंस, यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है वो डिस्टेंस है आपका 24। फिर क्या बोला है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर सपोज इधर है और इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 25। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या मांगा है, डायामीटर। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एक चीज़ पता है कि ये जो आपका टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, और ये जो ट्राइंगल बना वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी इस एंगल इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा रेडियस मिलेगा। अच्छा, आर मिलने के बाद उसकी डबल वैल्यू हमारी किसकी होगी, डायमीटर की होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो आर ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा ये हाइपोटेनस होगा। देखो ये 90 का एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 625 और इसकी आएगी 576 प्लस आर का स्क्वायर। अब ये 576 625 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है, 15 में 6 9 देन 11 में से 4, ओके 49 आया आर स्क्वायर। पर मुझे तो क्या चाहिए, आर चाहिए। ये स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा। एक इसका स्क्वायर है 7 का, तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट, 7 आएगी आर की वैल्यू। अच्छा, हमें रेडियस मिला 7, तो डायमीटर तो इसका डबल होगा ना, तो d इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू आर, दैट इज 2 7 जा 14 आपका डायमीटर मिलेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। हालांकि ये भी शायद अंदर रॉन्ग दिया गया है, पर आंसर राइट करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 14 होगा। आगे दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सी, कभी भी सारे एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के सारे इवेंट्स का जो टोटल होता है वो हमेशा ही होता है 1। प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम बोलते हैं वो हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। मतलब आपने P ऑफ A प्लस P ऑफ B
सारे इवेंट्स जो भी थे आपके, तो इन सब का अगर आप टोटल करते हो ना तो ऑलवेज कितना आता है, 1 ही आता है। बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं है, वर्ड्स में पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 10 to 25। क्लास मार्क ढूंढना है, बराबर है। तो आप क्या करोगे, क्लास लेंथ सॉरी क्लास मार्क पूछा है एक्साइड ढूंढने के लिए, तो हम क्या करते हैं वैसे केसेस में, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, इनकी एवरेज निकाली जाती है, तो क्या आएगा 35 डिवाइड बाय 2। सॉरी भी क्या कर रही हूँ, इतना फालतू सा समय। ले भाई, तो कई बच्चे कमेंट करेंगे ऐसे मैम क्या कर रहे हो, बेटा हो जाती है हमसे भी गलतियाँ, ठीक है। 17.5, गलती करते रहना कभी गलत नहीं होता है, ये साबित करता है कि आप इंसान हो, रोबोट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आर्क का जो है वो लेंथ मांगी गई है। अगेन देखो ये सर्कल दिया गया है और यहाँ पे एक थीटा पे आपका एंगल बना हुआ है और आर्क की लेंथ मांगी है। किसकी लेंथ मांगी, इस पूरे की लेंथ आपसे मांगी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है जब 360 डिग्री पूरे सर्कल की अगर बात करें तो पूरे की लेंथ मतलब क्या, सरकमफेरेंस, टोटल अगर लेंथ बोलो तो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या आती है 2πr। ऐसा कब होता है, जब 360 डिग्री पूरा घूमता है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर एक थीटा एंगल की, तो थीटा के सामने कितनी वैल्यू होगी वो हमसे मांगा गया, क्योंकि इतनी सी लेंथ मांगी है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना 360 डिग्री घूम रहा था तब 2πr था, थीटा के सामने कितना, तो क्या हो जाएगा थीटा इंटू 2πr होल अपॉन व्हाट 360, तो 2 1 जा 2 180 जा, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 दिया हुआ है, तो आपका आंसर आएगा सी। क्लियर। अब देखो उसके नीचे ही दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पूरे का, तो 2πr आता है, इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CSA of the sphere with the radius 5 centimeter is equal to what। अब स्फीयर की बात की है, बराबर पूरे बड़े गोले की बात की गई है कि भाई उसका CSA कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या आती है, इज इक्वल टू 4πr²। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, बिकॉज जो भी आपके आंसर दिए गए वो पाई के अराउंड, मतलब पाई तो एज इट इज ही रखना है। आपके आर का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 है 25, 25 इंटू 4 दैट इज 100 पाई आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा सी इसका। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, ये हमारी फॉर्मूला है किसकी, वॉल्यूम ढूंढने की, सिलेंडर की वॉल्यूम ढूंढने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर दिया ही गया है हमें 5, πr², तो 5 इंटू 5, एच की वैल्यू दी है हमें 8, तो 5 5 25 इंटू 8 दैट इज 200 पाई आपका आंसर आएगा। और ये भी आपको दिया गया है MCQ, सॉरी ए आपका आंसर आएगा 24 क्वेश्चन का। इसी के साथ जो हमारा ये पेपर है वो होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के पेपर के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, बाय बाय।